बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। खबर कटरा से है, जहां माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार भक्तों ने किया और आखिरकार अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। माता ने अपने भक्तों की पुकार सुनी है। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। कल से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो रही है। दूसरी खबर आपको बताएंगे, पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बंद हो गया था। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई थी। और तीसरी बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां आज सुबह बादल फटा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नमहोल इलाके के गुतराहण गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से कई वाहन मलबे में दब गए हैं। खेतों को भी बहुत नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं आई है। और चौथी बड़ी खबर, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन पर महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। सीएम उमर ने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा है कि यह अधिकार चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। हमें स्टेटहुड का वादा किया गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उन्होंने यह भी कहा कि एक चुने हुए विधायक को इस तरह से गिरफ्तार करना कानून का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार सरकार के पास नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह कहना है। महराज मलिक पर भी उनका बयान सामने आया है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया था, कोई विवादित बयान दे दिया था या किसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो ऐसे में पीएससी के तहत गिरफ्तार करना सही नहीं है। This is something that should have already happened. I fail to understand why it hasn't been done, but we continue to push. We believe that this promise must be kept and the elected government must be empowered the way the people want it to be. Linked to this is obviously the decision to arrest an honorable MLA. Whatever complaints might have been there about the conduct of the MLA, the law that you have used to detain him is absolutely, as I said, a misuse of that law and an excessive use of force against an elected representative. He should never have been arrested under this law, and the sooner he is released, by all means, if you have a complaint about his conduct, take it up with the Speaker of the Assembly. There are other ways to do it. But detaining him under the draconian Public Safety Act, where he's not eligible for bail for at least 6 months, is definitely an excessive use of force. और इसी पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर पर निशाना साधा है। महराज मलिक मामले को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि निर्णायक कदम उठाने की बजाय सरकार सिर्फ और सिर्फ निंदा जारी कर रही है। महबूबा ने आगे यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे और उन्होंने मांग की कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक बार फिर से निशाना साधती हुई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजर आई। उन्होंने कहा है कि ठोस कदम उनकी तरफ से उठाए जाने थे पर नहीं उठाए गए। और इसी पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, एक विधानसभा सत्र होना चाहिए था। देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है
तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं, जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से और याहया सुल्तान कुपवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। देखिए मुदस्सिर, ये तो सीधी गेंद एलजी के पाले में डाल दी गई है। यहाँ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि कुछ कदम तो सख्त उठाए जा सकते थे, वो तो निशाना साध रही हैं। वो तो कह रही हैं कि ये मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ किया नहीं गया, विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए था, फिर वहां पर बात करनी चाहिए थी, फिर दिल्ली लेटर भेजना चाहिए था। क्या सही बोल रही हैं वो? देखिए, जिस तरह से महराज मलिक जो कि विधायक है डोडा से, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पे पीएसए स्लैब करने के बाद जिस तरह से सियासी घमासान देखा जा रहा है और एलिगेशंस या फिर काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो भी हम देखा जा सकता है। और जहां डोडा में हालात जो है अभी भी सामान्य नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, एक पॉलिटिकल जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से पीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है पीडीपी के जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार है, तो उसको कटहरे में खड़ा किया जाए और उसको घेरा जा सके। तो बिल्कुल उसी के ऐन मुताबिक आज फिर एक बार जो है महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अगर उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनके पास विधायक है, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत है और उनके विधायक जो है कुछ ना कुछ तो कर सकते थे, एक आवाज तो बुलंद की जा सकती थी जिससे जो महराज मलिक की रिहाई की जो राह है वो हमवार हो सकती थी। लेकिन इस हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला सिवाय सियासी बयानबाजियों के अलावा कुछ नहीं करते हैं और उन्होंने जो अपनी एक्शन जो है, अपनी सरगर्मियां जो है वो महज स्टेटमेंट्स तक ही महदूद रखी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाने का भी जो है मशवरा दिया है उमर अब्दुल्ला को, तो इस हवाले से मैं ये कहूं कि जैसे स्पीकर से हमारी कुछ दिन कबल ही बात हुई, तो स्पीकर जो है अब्दुर्रहीम राहत, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो असेंबली सेशन है वो अपने ही मौके पर जो है, यानी कि अक्टूबर में है, उसको बुलाया जाना मतलूब है और अक्टूबर में ही जो सेशन है असेंबली का वो मुनक्कद होगा। और उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि महराज मलिक की रिहाई को जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके या उस पर जो पीएसए लगाया गया है उसको खत्म किया जा सके। और ऐन उसी मुताबिक जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी अपनी बेबसी का इजहार जो है वो किया है और यहां तक कि ये कहा है कि अगर जो लीगल एड है तो वो दिया जा सकता है, उसमें वो मदद कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने जो टिप्पणी जाहिर की है कि अगर उमर अब्दुल्ला को लीगल एड देना ही है तो वो लीगल एड ऐसे नौजवानों को दे दे जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त जो है कैद है, जो कश्मीरी नौजवान है। तो महराज मलिक के लिए लीगल एड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात है तो वो ये है कि किस तरह से महराज मलिक की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके और किस तरह से जो उस पर आयद जो पीएसए है तो उसको किस तरह से खत्म किया जा सके। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये अब जो है एक सियासी मुद्दा बन गया है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और कुछ दिन कबल हमने देखा, रुक कर लेते हैं याया। देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि एक ऐसा एक्ट है, 6 महीने तक तो हिरासत में उनको रखा गया है, बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में स्टेटहुड का भी मुद्दा उठाया था। मुदस्सिर ने भी हमें बताया कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या एक कहीं इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी चुनी हुई सरकार के पास उतने राइट्स नहीं है? आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, तो आपको संपर्क साध रहेंगे दोबारा। आवाज पहुंच रही है आपके पास याया हमारी? मुदस्सिर, आप ही बता दीजिए, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाहते हैं क्या वो? हाँ जी, इनडायरेक्टली उनकी तरफ से ये कहना है क्या कि हमें उतने राइट्स नहीं है? क्योंकि स्टेटहुड के मामले पर भी उनकी तरफ से यही कहना है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पल्ला पूरा का पूरा गेंद डाल दे रहे हैं एलजी के पाले में और कह रहे हैं कि हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है। तो ऐसे में इनडायरेक्टली, जो कि हर बार उनकी तरफ से कहा जाता है, ये एक इशारा है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं उन राज्यों में अधिकार नहीं दिए जाते सरकार को।
हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से पहले भी जो उमर अब्दुल्ला है या उनके जो एमएलएज है, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि उनके पास इतने पावर्स नहीं है कि वो कोई फैसला ले ले लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जिस तरह से होम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उस हवाले से। हालांकि यहाँ तक कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो उनके पास महकमे है उन पर भी उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें जो है मुदाखलत कर रही है। और इसी तनाजुर में आपने देखा कि आज जिस तरह से जेडीयू के जो प्रेसिडेंट है जीएम शाहीन, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और उन्होंने कहा कि यहां पर जो है उपराज्यपाल शासन यानी कि एलजी जो रूल है वो यहां पर लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार जो है वो हर फ्रंट पे हर महाज पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनके पास पुलिस के इख्तियार जो है, पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियार जो है वो उनको दिए जाए, तब जाके वो जो है अपना पावर जमा सकते थे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो महकमे उनको दिए गए हैं तो वहां पर जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, एक मुख्यमंत्री की, तो वो सिफर के बराबर है, वो ना के बराबर है। तो ऐसे में वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लगातार इस तरह का जो डंडूरा है वो पीट रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो उनके पास महकमे है, जो उनके पास ऑलरेडी इख्तियारात है, तो उन इख्तियारात के तहत वो जो काम कर सकते थे, लेकिन वो उन कामों में भी नाकाम हुए हैं। और साथ ही साथ जिस नाकाम हुए हैं, बिल्कुल। फिलहाल आप दोनों की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से संपर्क नहीं कर पाए, तो ऐसे में देखिए पीडीपी भी लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी कहना है कि हमें तो अधिकार ही नहीं है, लेकिन अधिकारों की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या रुख रहता है। वक्त छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आसार शरीफ मागाम में शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद निकाला गया जुलूस। ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाला गया जुलूस। पुंछ जिले के रूबिया बुखारी ने बेकार और खराब कोकून से की कोकून कला की शुरुआत। इसमें दिखता है नवाचार और परंपरा का मिश्रण। कोकून कला से महिलाएं भी बना रही हैं अपनी पहचान। राजौरी जिले के पनडुब्बी गांव में सड़क टूटने की वजह और अब बड़ी खबर कटरा से है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए है, क्योंकि उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। माता ने अपने भक्तों की पुकार सुनी। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और अच्छी खबर। कल से यानी कि 14 सितंबर से माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो रही है। कटरा में छाया सन्नाटा एक बार फिर से दूर हो गया। आज से ही माता के भक्त कटरा पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे, माता के दर्शन का इंतजार कर रहे थे उन 18 दिनों के बावजूद भी, जिसमें माता के दरबार बंद किए गए। कटरा में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। भक्तों के चेहरे पर मुस्कान है। श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी ही बेसब्री के साथ कल का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास बहुत भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और इसके बाद से श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी। देश दुनिया से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन यात्रा बंद होने की वजह से वापस लौटना पड़ रहा था। लेकिन अब भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कल से माता के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। और जो भक्त इंतजार कर रहे थे इतने लंबे समय से, कि इंतजार था कि आखिरकार कब दरबार खुलेगा, वो इंतजार खत्म हो चुका है। इस खबर पर राहुल कपूर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राहुल, बहुत खुशखबरी की खबर है, उत्साह दिख रहा है लोगों में। सुबह भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी थे उस भीड़ में जो पहले से वहां पर मौजूद थे? और 14 सितंबर कल वो दिन है जब माता का दरबार खुल जाएगा, ये भी बहुत अहम है। एक लाइव आरती माता रानी की चलती है वहां से, वो भी चलेगी। इस बारे में भी कोई जानकारी मिली है?
देखिए, माता वैष्णो देवी जी के आधार शिविर कटरा में पिछले कुछ समय से वो श्रद्धालु रुके हुए थे जिनको इंतजार था कि वो बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन किए नहीं जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने बात की तो लाइव प्रसारण आरती का भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अहम ये रहता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे कई लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, तो उस पर भी स्थानीय लोगों की जो है वो यही उम्मीद रहती है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जय माता दी, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। आप कैसे देखते हैं यात्रा की जो शुरुआत हो रही है? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है। ये जो हमारी यात्रा कल से स्टार्ट होने जा रही है, एक बहुत ही बड़ा स्थान हमारे देश में माता वैष्णो देवी जी का स्थान है और उसकी वजह से हमारे पूरे जिला रियासी को इस चीज़ का फायदा होता है। तो इसीलिए पूरे रियासी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसमें देखिए, आप जैसे ही वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही हमारा शिवखोड़ी धाम है, वहाँ भी यात्रा जाएगी। फिर और हमारे यहाँ पूरे जिला रियासी में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि बाबा सियार जी का स्थान है और फिर हमारा यहाँ पे धनसर बाबा जी का स्थान है, नौ देवियों का स्थान है। उसके साथ ही हमारे यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट है कि यहाँ भी बहुत सारे यात्रा वाले लोग फिर उसके बाद आनंद लेते हैं राफ्टिंग का। तो कुल मिला के पूरे रियासी में देखा जाए तो एक बहुत ही मतलब बिजनेस को लेकर देखा जाए तो लोगों में बहुत सारी थोड़े दिनों से एक निराशा चल रही थी। तो अभी बहुत खुशी की बात इसलिए है कि अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं। हमने सुना स्थानीय विधायक का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, नवरात्रे भी आ रहे हैं और इसमें दोनों हमारे जो जिला रियासी के दोनों विधायक हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत ही कोशिश की है इसमें श्राइन बोर्ड से बात करके और पूरी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और उन्होंने भी श्राइन बोर्ड ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। श्राइन बोर्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और इसी में कुल कितने आपको लगता है लोगों का रोजगार निर्भर करता है यात्रा? देखिए सर, पूरा कटरा कितना बड़ा शहर है, पूरा होटल मतलब जितने भी होटल्स हैं, जितने भी कारोबारी कटरा में सभी यात्रा की वजह से ही चलता है सारा सिस्टम। तो उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में इसकी वजह से बहुत एक रेवेन्यू जनरेट होता है यात्रा की वजह से। तो अभी आगे हमारे नवरात्रे भी आ रहे हैं, उसमें यात्रा बढ़ेगी। तो इसको लेके बहुत खुशी की बात है पूरे रियासी वासियों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों में भी एक खुशी की लहर है और अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेडर्स, ड्राई फ्रूट ट्रेडर्स हों, टैक्सी यूनियन हो, ऑटो यूनियन हो, और यात्रा ट्रैक के साथ साथ में जो पूरा टूरिज्म का रूट है जहाँ पर अगर हम बात करें तो राफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं, सैकड़ों लोग यहाँ काम करते हैं जो यात्रा पे निर्भर है। तो अब इन्हें भी आज उम्मीद है कि इनका जो है वो घर चलेगा। बहुत बड़ी तादाद है जो डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे ही हम कटरा की उस रास्ते पे चलते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग बहुत हद तक वहां पर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भक्तों की वजह से ही हो रहा है, श्रद्धालुओं की वजह से ही हो रहा है। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो माता वैष्णो देवी के जो दर्शन है वो कल से शुरू हो जाएंगे और ऐसे में ये बहुत खुशखबरी की खबर श्रद्धालुओं के लिए है। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई भीषण लैंडस्लाइड की, जहां दोनों ही जगह आज भीषण लैंडस्लाइड हुई है। जहां पूंछ में भूस्खलन की वजह से जम्मू हाईवे बंद था, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा के गुतराहन गांव में बादल फटा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको विंडो के जरिए दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की है जहां पर देखिए भारी भूस्खलन हुआ और पूरा का पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया, वाहनों की कतार लगी हुई है। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग नहीं है, लेकिन आप देखिए लोग फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से मिलने की भावना एक बार फिर दिखाई दी। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने जनता से मिलने का फैसला लिया। दरअसल पीएम मोदी की चुराचांदपुर में जनसभा थी और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क मार्ग से रैली स्थल पहुंचने का फैसला किया। चुराचांदपुर का रैली स्थल सड़क मार्ग से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हर हाल में जनता तक पहुंचेंगे। इसके लिए उन्होंने सड़क मार्ग का विकल्प चुना और रवाना हो गए। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं
सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। नेपाल में नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को नई सरकार मिलने पर बधाई दी है। आपको बता दें कि नेपाल में नई सरकार बन गई है। ऐसे वक्त में जब तस्वीरें हमने देखी थी नेपाल से पूरी तरीके से जल रहा था नेपाल उस आग में, जेंजीज के आग में, और ऐसे में ये नई सरकार बनी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा।